नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माता पिता का तिरस्कार। कैलाश जी और सुमित्रा जी ने अपने इकलौते बेटे अजय को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न होने के बावजूद भी उन्होंने अजय को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अच्छे संस्कार और आदर्श की शिक्षा के साथ साथ बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, शालीनता से बात करना, सब कुछ सिखाया ताकि जीवन में ऊंचे मुकाम तक पहुंच पाए, अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके। इसके लिए जहां तक हो सके कैलाश जी और सुमित्रा जी ने हर संभव प्रयास किया। अपने सुख के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया और देखा जाए तो आज उनके बेटे अजय को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अच्छी खासी नौकरी, बड़ा घर, गाड़ी, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। अजय के माता पिता को अजय से बहुत उम्मीदें थी। उन्हें अपने बेटे पर पूर्ण विश्वास था। वह अक्सर आपस में बातें करते। अजय के रूप में भगवान ने हमें कितना अच्छा बेटा दिया है, वह हमारी कितनी परवाह करता है, भाग्यशाली हैं हम। हमारा बुढ़ापा तो बड़े ही सुख चैन से गुजरेगा। अजय भी अपने माता पिता से अक्सर यही कहता कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा। जीवन की किसी भी मोड़ पर आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, फिर देखना मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से रखूंगा। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कैलाश जी और सुमित्रा जी खुशी से फूले नहीं समाते थे। पर कहा जाता है ना कि बेटे की असली पहचान तो उसकी शादी के बाद होती है। ठीक वैसे ही उनके परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी वैसे ही चल रही थी जैसे अधिकतर परिवारों की होती है। उसकी पत्नी सौम्या को अपनी प्राइवेसी में किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं थी। किंतु एक सच यह भी था कि अजय से वह बहुत प्यार करती थी और अजय भी उसे इतना ही प्यार करता कि उसकी हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता था। वह जैसा कहती वह वैसा ही करता, उसकी हर बात को मानता और सौम्या अजय की इसी विश्वास का गलत फायदा उठा लेती थी। दोनों की शादी इसी शर्त पर हुई थी कि शादी के बाद अजय अपने माता पिता को साथ नहीं रखेगा और अजय ने बिना कुछ सोचे समझे ही उसकी यह शर्त भी आसानी से मान ली। उसने सोचा एक बार शादी हो जाए तो माता पिता को किसी तरह समझा बुझा कर गाँव वाले घर में भेज दूंगा। यह सब सोचते हुए उनके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि इस ढलती उम्र में उसके माता पिता कैसे अकेले रहेंगे। पर उस समय अजय के माता पिता को बहू की इस शर्त के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। शादी के कुछ दिन के बाद तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन थोड़े दिन बाद ही सौम्या अजय को अपनी शर्त याद दिलाते हुए उसके ऊपर दबाव डालने लगी थी। अभी के अभी जाकर अपने माता पिता से कहो कि वह गांव चले जाएं। तो अजय ने सौम्या को समझाते हुए कहा, मैं मानता हूँ कि सौम्या, मैंने तुमसे वादा किया था, पर तुम एक बार सोचकर तो देखो, अभी अभी हमारी शादी हुई है, उनके भी तो कुछ अरमान है अपने बेटे बहू के साथ रहने का। कैसे कह दूं अचानक ही कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन सौम्या अपनी जिद पर अड़ी रही। मैं कुछ नहीं जानती, तुम अभी के अभी उनसे बात करो। अगर तुमसे बात नहीं की जाती है तो मैं क्या करूँगी इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अजय मजबूर होकर अपने माता पिता के सामने जाकर हिचकिचाते हुए बोला, माँ, पिताजी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो कैलाश जी बोले, हाँ बेटा बोलो, पर तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? अगर कोई परेशानी है तो तुम बेझिझक हमें बता सकते हो बेटा। इतना सुनते ही अजय ने हिम्मत जुटा के कहा, पिताजी, आप लोग अब गांव में जाकर रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे और सौम्या को ऑफिस के काम से अक्सर बाहर ही जाना पड़ता है, तो आप लोगों की यहाँ देखभाल कौन करेगा? और शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी में आप लोगों का अकेले रहना मुश्किल है। अजय के माता पिता बहुत भोले थे। उन्हें सच में लगा था कि उनका बेटा उनकी इतनी चिंता कर रहा है। चिंता वह जाते, पर कहाँ? गांव
का घर, यहाँ तक कि जमीन भी वह अजय की पढ़ाई के लिए बेच चुके थे। किंतु अजय को उन्होंने इस बात की भनक भी नहीं लगने दी थी। इसीलिए कैलाश जी ने बहाना बनाया, बेटा अजय, वहाँ गांव के घर की कुछ मरम्मत अभी बाकी है, जैसे ही पूरी हो जाएगी हम लोग वहाँ चले जाएंगे। तुम चिंता मत करो, हम अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। कैलाश जी की यह बात सुनकर अजय बिना कुछ कहे वहाँ से अंदर चला गया। अंदर जाते ही सौम्या ने कहा, क्या हुआ, ऐसे मुंह लटका कर क्यों आए हो? क्या कहा उन्होंने? तो अजय ने अपने पिता के द्वारा कही गई बात सौम्या को बता दी। अजय की बात को सुनते ही सौम्या गुस्से से बौखला गई और कहने लगी, यह सब तो बस बहाना है। ऐसे लोगों को तो आदत ही होती है बस सर पर बैठकर रोटियां तोड़ने की। बहुत हो गया, तुमने अपनी शर्त अभी तक पूरी नहीं की। जल्दी से उनका कोई इंतजाम करो, नहीं तो इसका अंजाम इतना बुरा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अपने माता पिता के लिए इतनी कड़वी बातें सुनकर तकलीफ तो अजय को भी हुई होगी, किंतु फिर भी वह चुप रहा। जिस माता पिता ने उसके लिए इतना सब कुछ किया, उनके समर्थन में कहने के लिए उसके पास एक शब्द भी नहीं था। क्या सच में औलाद ऐसी ही होती है? वह अपनी पत्नी के प्यार में इस कदर खो गया था कि यह भी भूल गया कि आज वह जो कुछ भी है, जिस मुकाम पर है, सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की बदौलत है। खैर, उस समय तो अजय ने सौम्या को आश्वासन दिया कि जल्द ही कुछ करेगा, किंतु आए दिन इसी बात को लेकर अजय और सौम्या में झगड़ा होता रहता। इस बात की थोड़ी भनक तो कैलाश जी और सुमित्रा जी को भी होने लगी थी, किंतु वह इसे मियाँ बीवी की छोटी मोटी बातें समझकर अनदेखा कर देते थे। कभी कभी अजय को उन पर दया भी आ जाती थी, किंतु ऐसी दया किस काम की जो अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा ही ना बन पाए। वह अपनी पत्नी की बातों का पूरी तरह से समर्थन करने लगा। वह कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। सौम्या के साथ रहते रहते उसे भी बात बात पर अपने माता पिता की रोक टोक पर गुस्सा आने लगा था। अजय सौम्या के रंग में पूरी तरह से रंग गया था। अब जिस प्रकार सौम्या अच्छी बनने का दिखावा करती थी, उसी प्रकार धीरे धीरे अजय भी यही काम करने लगा। सौम्या तो कुछ शांत इसलिए भी रहती थी कि उसे घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था। सारे काम उसके सास ससुर ही किया करते थे। लेकिन आज जब अजय ने अपने प्रमोशन की खबर सुनाई, तो सौम्या की तो मानो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दूसरी ओर अजय के माता पिता को भी यही लग रहा था कि वह लोग भी बेटे के साथ विदेश रहने जाएंगे, इसीलिए वह भी खुश होकर अपना सामान की पैकिंग करने लगे। किंतु यह क्या, अगले दिन ही अजय 2 ही टिकट लेकर घर आया और बोला, माँ पिताजी, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी आप लोगों को साथ नहीं ले जा सकता। नई जगह, नया शहर है, मैं एक बार वहाँ सेटल हो जाऊँ, फिर आप लोगों को अपने साथ ले जाऊँगा। बेटे की बात सुनकर उन्होंने कहा, अरे बेटा, तो माफ़ी क्यों मांग रहे हो? ठीक है ना, अभी तुम लोग चले जाओ, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, और जब तुम्हें ठीक लगे हमें आकर ले जाना या हमारी टिकट करवा देना, हम खुद ही चले आएंगे। तो अजय थोड़ी दबी आवाज़ में कहने लगा, वह पिताजी, मुझे यह कहना था कि यह फ्लैट ऑफिस का है, इसीलिए इसे खाली करना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग गांव चले जाइए। अजय की बात सुनकर कैलाश जी और सुमित्रा जी थोड़ी परेशान हो गए। फिर भी उन्होंने अपनी मन की व्यथा को छुपाकर अजय से कहा, अच्छा, घर खाली करना होगा, लेकिन कब तक बेटा? तो अजय बोला, पिताजी, आज ही यह फ्लैट खाली करना होगा, मैं आज शाम की ही आप लोगों की टिकट करवा देती। आप लोग आज ही गांव के लिए निकल जाइए, कल मेरी भी फ्लाइट है, तो हम भी कल सुबह सुबह ही निकल जाएंगे।
यह लीजिए, कुछ पैसे हैं, अपने पास रखिए, आप लोगों के काम आएंगे। और हाँ, एक बात और, आप लोग वहाँ से मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। जब मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं खुद ही आपके पास फ़ोन कर लूँगा। वह दरअसल बात यह है कि अभी शुरुआती दौर में काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही होगा, लेकिन आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं पैसे भेजता रहूँगा। बेटे की बात सुनकर कैलाश जी और सुमित्रा जी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। सच्चाई वह उसे बता नहीं सकते कि गांव का कोई घर तो है ही नहीं, और सच ही तो है, माता पिता अपने बलिदान और त्याग का बखान कब अपनी संतान के सामने करते हैं। वह तो बिना किसी फल की चिंता किए अपने कर्म करते जाते हैं। उसी दिन शाम की ट्रेन में बैठकर कैलाश जी और सुमित्रा जी गांव की ओर रवाना हो गए। अजय काम का बहाना करके उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी नहीं आया, किंतु उसके माता पिता ने इसे भी उसकी मजबूरी समझकर स्वीकार कर लिया। बेटे बहू से अलग होकर दोनों का मन बहुत उदास हो गया। तभी सुमित्रा जी ने पूछा, क्या हुआ जी, ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो? तो कैलाश जी बोले, हम गांव तो जा रहे हैं भाग्यवान, पर कुछ सोचा है कि कहाँ रहेंगे, हमारा तो वहाँ कुछ भी नहीं है। तो सुमित्रा जी बोली, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं, थोड़े बहुत पैसे तो हैं हमारे पास, और अजय ने भी तो दिए हैं ना, और अपना ही तो गांव है, कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेंगे। और फिर कुछ दिनों की बात है, फिर तो अजय आकर हमें ले ही जाएगा। वैसे भी अजय को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, उस पर अगर हम उसे घर जमीन बेचने की बात बता देते तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होता, वह बेकार में ही हम लोगों के लिए परेशान हो जाता। आखिर है तो हमारा इकलौता बेटा, हम उसे कैसे परेशान कर सकते हैं। बातें करते करते कैलाश जी और सुमित्रा जी तो गांव पहुंच गए, परंतु इधर अजय अपने बूढ़े माता पिता से छुटकारा पाकर उन्हें गांव भेजने के बाद उसने अपनी सारी प्लानिंग और चालबाजी सौम्या को बताई। सौम्या तो पहले से ही यही चाहती थी। उसने कहा, आखिर तुमने अपनी शर्त पूरी कर ही दी। तो अजय बोला, अरे यार, कैसे नहीं करता, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। यह तो बस एक छोटी सी शर्त थी, और भी कुछ करवाना है तो बोलो। सौम्या मुस्कुराते हुए बोली, और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना करना है कि अब उन्हें दोबारा वापस यहाँ मत लेकर आना। हाँ ठीक है डार्लिंग, तुम इस बात की चिंता मत करो। उधर कैलाश जी और सुमित्रा जी जब गांव पहुँचे तो इतने दिनों के बाद अपनी भूमि पर पैर पड़ते ही वह लोग इस कदर खुश हो गए कि कहाँ रहना है, उसकी चिंता तो दिलो दिमाग से ही निकल गई। तभी गांव के कुछ जाने पहचाने लोग उन्हें वापस गांव में देखकर दिल से उनका स्वागत करने लगे। तभी एक ग्रामीण निवासी पूछ बैठा, काका काकी प्रणाम, आप लोग यहाँ? आपके बेटे अजय की तो शहर में अच्छी खासी नौकरी है, बड़ा घर भी है, आप लोग तो वहीं बस गए थे, तो फिर वापस इस गांव में कैसे आ गए? और जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपने तो इस गांव में अपनी ज़मीन और घर सब कुछ बेच दिया था, तब तो यहाँ पर आप लोगों का कुछ नहीं है। तभी दूसरा ग्रामीण बोला, अरे कैसी बातें करते हो भैया, अपना गांव है, घर जमीन नहीं है तो क्या हुआ, हम लोगों से मिलने तो आ ही सकते हैं, और हम लोग अपने ही तो हैं। क्यों काका, मैं सच कह रहा हूँ ना। कैलाश जी मुस्कुराए और फिर ग्रामीण को सारी बातें बताई। कुछ लोगों ने तो विश्वास कर लिया, किंतु कुछ गांव वालों को यह बात कुछ हजम नहीं हुई, तो आपस में कानाफूसी करने लगे। एक ग्रामीण दूसरे ग्रामीण से मुस्कुराते हुए बोला, सुनो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, ऐसे कोई अपने माँ बाप को अकेले थोड़ी भेजता है। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, अजय की पढ़ाई की खातिर अपना घर जमीन सब कुछ बेच दिया। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। तभी दूसरा ग्रामीण बोला, अरे दाल में काला नहीं,
मुझे तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। बेचारे काका काकी इस उम्र में कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। भगवान करे जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा इनके साथ कुछ ना हुआ हो। पर आजकल के इन बच्चों का कुछ यकीन भी तो नहीं कर सकते। पढ़ लिख कर इतने आगे निकल जाते हैं कि अपने संस्कार ही भूल जाते हैं। तभी दूसरा ग्रामीण बोला, मैं तो अपने बेटे को शहर कभी नहीं भेजूंगा। वहाँ जाकर ऐसा ही हो जाएगा। इसी प्रकार गांव के लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि गांव का सरपंच वहां आ पहुंचा और अजय के माता पिता को देखकर उन्हें प्रणाम किया। किंतु उसे आश्चर्य हुआ। सरपंच ने पूछा, अरे काका, आप लोग यहाँ गांव में सब कुछ ठीक तो है ना? अजय तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है काका, कभी आता भी नहीं हमसे मिलने। तो कैलाश जी ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर इतना तो वह समझ गया कि बात कुछ और है और बहुत बड़ी है। लेकिन वह अजय के माता पिता की बहुत इज्जत करता था, इसीलिए उनके सामने कुछ नहीं कहा और अपने साथ ले जाकर गांव में ही एक छोटे से घर में उनके रहने का इंतजाम कर दिया और बोले, काका आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपनी पत्नी को कहकर खाने के लिए कुछ भिजवा देता हूँ और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बेझिझक मुझसे कह दीजिएगा। तो कैलाश जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर कह देंगे। वैसे भी हम तो यहाँ कुछ दिन के ही मेहमान हैं। जैसे ही अजय विदेश में सेटल हो जाएगा वह हमें यहाँ से लेकर चला जाएगा। तुम्हें ज़्यादा दिन कष्ट नहीं देंगे। सरपंच हल्की सी मुस्कान लेकर वहाँ से चला गया और मन ही मन सोचकर बोला, हे भगवान, इनके साथ कुछ अन्याय ना हुआ हो, इनका बेटा इन्हें जरूर आकर ले जाए। सरपंच और गांव वालों को भी इंतजार था, अब तो उनका बेटा जरूर आएगा। किंतु दिन, हफ्ते और महीने गुजर गए, किंतु ना तो उन्हें लेने अजय आया और ना ही उन्हें पैसे भेजे और ना ही उसका कोई फ़ोन आया। कैलाश जी थोड़ा घबरा भी रहे थे, कहीं कुछ और बात तो नहीं है, इसीलिए उन्होंने अजय को फ़ोन करने की सोची, पर ना तो अजय ने फ़ोन उठाया और ना ही सौम्या ने। अब गांव वालों का शक धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा था। वह लोग कैलाश जी से बोले, काका आपके बेटे ने आपके साथ धोखा किया है, वह आप लोगों को कभी लेने नहीं आएगा। किंतु कैलाश जी और सुमित्रा जी को चिंता हो रही थी कि कहीं वह लोग किसी मुसीबत में तो नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास था कि वह बिना किसी कारण के तो ऐसा तो कुछ नहीं करेगा। इसी प्रकार 1 साल गुजर गया। वहाँ अजय अपनी पत्नी के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था और यहाँ उसके माता पिता गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सरपंच थोड़ी बहुत जो मदद कर सकता था कर रहा था। खुद का बेटा होते हुए भी किसी और की दया पर उनका जीवन चल रहा था, किंतु सिर्फ खाना और पहनना तो बस उनकी ज़रूरत नहीं थी। उनका हालचाल पूछने वाला, उन्हें अपना कहने वाला कोई नहीं था। सुमित्रा जी तो अपने बेटे के मुख से माँ शब्द सुनने को भी तरस गई थी। इतने दिनों में अजय ने कभी उनका हालचाल भी नहीं पूछा, कभी आकर यह नहीं देखा कि वह जिंदा भी है या नहीं। कितने साल गुजर गए, बेटे बहू और पोती का चेहरा देखे हुए, पोती को देखने की इच्छा, बेटे बहू से मिलने की ललक, इंतजार, मजबूरी, बेबसी, सब कुछ उनकी आंखों में साफ साफ झलक रहा था। किंतु फिर भी वह किसी से अपने बेटे की बहू की शिकायत नहीं करते। कोठारी की 4 दीवारी में कैद दोनों बुजुर्ग आंसू बहाकर अपना दुख दर्द एक दूसरे से बांट लेते, किंतु गांव वालों को भी कभी नहीं जताते थे। आखिर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, बच्चे कितना भी कुछ गलत करें कभी दिल से उन्हें बद्दुआ नहीं दे सकते, उनके बारे में कुछ गलत नहीं कह सकते। हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहते कि उनका बेटा बहू पोती जहाँ रहे बस कुशल मंगल और खुश रहे। ऐसे ही इंतजार में किसी प्रकार दोनों के
दिन कट रहे थे कि तभी एक दिन अचानक अजय का दोस्त सुरेश अपने किसी काम के सिलसिले से उसी गांव में आया था। लेकिन जब उसने अजय के माता पिता को वहां देखा तो वह उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ दिन पहले तो उससे उसकी अजय से बात हुई थी। उसने बताया कि उसके माता पिता उसके साथ ही रहते हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। सुरेश का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह अजय के माता पिता को ऐसी हालत में देखकर पूछे बिना रह नहीं सका। उसने कहा, काका आप लोग यहाँ कैसे? आप लोग तो अजय के साथ रहते थे ना? तो कैलाश जी चिंतित स्वर में बोले, बेटा पता नहीं, मेरा बेटा विदेश गया है और वह वहाँ पर कैसा होगा। उसने हमें कहा था कि मैं कुछ दिनों में आपको लेने आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक उसका ना तो कोई फ़ोन आया है और ना ही वह हमें लेने आया। हमें तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं हमारे बेटे बहू और पोती वहाँ पर कैसे होंगे। कैलाश जी की बात सुनकर सुरेश ने सोचा कि अजय तो अभी भी मुंबई में ही है, वह तो कभी विदेश गया ही नहीं। उसकी अभी कुछ दिन पहले ही तो बात हुई है। अच्छा, अब समझ आया। जब मैंने कहा था कि काका काकी से बात करवा दो तो उसने बात क्यों टाल दी थी। तभी कैलाश जी ने पूछा, अरे क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? कोई बात है क्या? तभी सुरेश ने कहा, नहीं काका, अजय विदेश नहीं गया। तो कैलाश जी अचंभित होते हुए बोले, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? उसका तो प्रमोशन हुआ था, वह तो हमारे जाने के अगले दिन ही विदेश के लिए निकल गया था। नहीं काका, अजय ने आप लोगों के साथ धोखा किया है। वह वहीं मुंबई में ही है। मैं कल लौट रहा हूँ। आप लोग चलिए मेरे साथ, सारी सच्चाई आपके आंखों के सामने आ जाएगी। मन तो नहीं मान रहा था, किंतु बेटे बहू और पोती को देखने की इच्छा भी हो रही थी। इसीलिए कैलाश जी और सुमित्रा जी उसके साथ चलने को तैयार हो गए। सुरेश उन्हें अजय के घर के बाहर अपनी गाड़ी से उतारकर वापस चला गया, किंतु जैसे ही कैलाश जी और सुमित्रा जी उनके दरवाजे के पास पहुंचे तो अंदर से आती हुई कुछ आवाज़ें सुनते ही उनके कदम वहीं रुक गए। उनकी बहू सौम्या अपने पति अजय से कह रही थी, कितना अच्छा हुआ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप गांव चले गए। हमारी जिंदगी कितनी सुकून से गुजर रही है। तुमने भी क्या तरकीब निकाली थी उन्हें यहाँ से भगाने की। मानना पड़ेगा, दिमाग तो बहुत है आपके अंदर। तो अजय ने हंसते हुए कहा, अरे यार, सब तुमसे ही तो सीखा है ना। मुझे तो पहले से ही पता था कि वह लोग सरपंच काका के घर जाकर मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत कोशिश करेंगे, इसीलिए मैंने उनका नंबर पहले से ही ब्लॉक कर दिया था। अजय और सौम्या ठहाके लगाकर हंसने लगे। यार, तुमने वह सही काम किया, नहीं तो किसी न किसी प्रकार वह लोग यहाँ तक पहुँच ही जाते। अरे यार सौम्या, क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं हम? भूल जाओ सब। मैंने ऐसा भटकाया है उन्हें कि कितनी भी कोशिश कर लें वह दोबारा हमारी जिंदगी में नहीं आ सकते। यह सब कहते हुए अजय को जरा सी भी शर्म नहीं आई कि जिनके लिए वह यह सब कह रहा है वह उसके जन्मदाता हैं। उन्हीं की बदौलत तो इस संसार में आया है। उन्हीं की उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा है। जीवन में अपना लक्ष्य पाकर जो संतान अपने संस्कार ही भूल जाए, उसके बारे में और कहा भी क्या जा सकता है। कैलाश जी ने जब ये सब बातें सुनी तो वह सहन नहीं कर पाई और वहीं मूर्छित होकर गिर गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो पल भर में ही उनका समस्त संसार छिन गया हो। जीने की कोई ख्वाहिश ही नहीं बची थी। सुमित्रा जी कभी उनके सर पर हाथ रखती तो कभी उनके हाथों को सहला रही थी। चलिए हम लोग वापस गांव चलते हैं, वहीं अपनी बाकी की बची जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजार लेंगे। सुमित्रा जी जोर जोर से कहने लगी कि बेकार ही हम उस सुरेश के कहने पर यहाँ चले आए। नहीं आते तो इतने दिनों से जिस भ्रम में जी रहे थे कि हमारा बेटा हमारा है, अपना खून है, वह कभी कुछ गलत नहीं करेगा,
उसी भ्रम में जीते रहते और उसी भ्रम में इस दुनिया से विदा हो जाते। भगवान, यह सब कुछ देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? किंतु सुमित्रा जी की बात शायद कैलाश जी के कानों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वह सारे जंजालों से मुक्त होकर हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो चुके थे। सुमित्रा जी जोर जोर से रोने लगी कि आप तो चले गए, पर मुझे किसके भरोसे छोड़ कर गए। इस कदर घर के बाहर से रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के सभी लोग एकत्रित हो गए। अजय और सौम्या अभी घर से बाहर आए। भीड़ में आकर देखा तो उसके पिताजी मृत अवस्था में घर की दहलीज पर पड़े थे और पास ही उसकी माँ बैठी बैठी रो रही थी। यह सारा माजरा अजय को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता यहाँ तक पहुँचे कैसे, उन्हें कैसे पता चला कि वह लोग यहीं पर हैं। वह यह सब सोच ही रहे थे कि तभी उसका दोस्त सुरेश का कॉल आ गया और वह अजय से बोला, अजय, काका काकी कहाँ हैं? मेरी उनसे बात करवाओ। मैं ही उन्हें गांव से लेकर आया हूँ। मैंने कहा था मैं उन्हें अंदर तक छोड़ देता हूँ, पर उन्होंने कहा कि वे लोग स्वयं ही चले जाएंगे, इसीलिए मैंने तुम्हारी दहलीज पर छोड़कर ही वापस आ गया। अब अजय को सारी बात समझ आ गई कि शायद उसके पिताजी ने उनकी सारी बातें सुन ली, जिसके कारण वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अपनी गलतियों के कारण पिता को तो खो ही चुका था, कम से कम माँ का जीवन संवार कर अपने पापों से मुक्ति पा ले, किंतु अजय की तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी थी। उसे सौम्या की जिद के आगे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। समाज के सामने तो दिखावा करने के लिए उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और माँ को रहने के लिए घर में एक छोटी सी जगह भी दे दी, किंतु अभी भी अजय की आंखें नहीं खुली। सौम्या ने अजय की माँ को घर में रहने की इजाज़त तो दे दी थी, किंतु उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करना, यहाँ तक कि पोती से भी नहीं मिलने देती थी। सुमित्रा जी तो वैसे भी पति के देहांत के बाद शांत हो गई थी, बिल्कुल अकेली और लाचार। इसीलिए बहू द्वारा किए गए बुरे व्यवहार को कैसे सहन कर जाती, मानो उन्हें किसी बात का कोई असर ही न हो रहा हो। वह एक जिंदा लाश के समान हो गई थी, किंतु धीरे धीरे उन्होंने हालातों से समझौता कर लिया। वापस अकेले गांव जाकर करती भी क्या, अब जिंदगी के कितने ही दिन बचे थे, यह सोचकर बुरे से बुरे हालात में भी रहने के लिए वह एक असहाय माँ मजबूर हो गई। अजय की बेटी अब 8 साल की हो चुकी थी, इसीलिए उसके सामने जो कुछ होता था वह सब कुछ समझती थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि एक बूढ़ी औरत को उसके माता पिता किस प्रकार सताते हैं। एक दिन उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, यह बूढ़ी आंटी कौन है? तो सौम्या बोली, कोई नहीं बेटा, ऐसे ही गांव की कोई गरीब औरत है। इसका इस शहर में कोई नहीं है ना, इसीलिए कुछ दिन यहाँ रहेगी, फिर चली जाएगी। पर कहते हैं ना, खून तो खून को पहचान ही लेता है। अजय की बेटी को अपनी दादी की तरफ खिंचाव महसूस होता था। एक दिन जब अजय और सौम्या सो गए थे तो उनकी बेटी रिया चुपके से अपनी दादी के कमरे में गई और पूछने लगी कि आंटी, आप कौन हैं? अब मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो सुमित्रा जी ने उसे अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी दादी हूँ। जब तुम बहुत छोटी थी तब मुझे देखा था, अब बड़ी हो गई हो ना, इसीलिए नहीं पहचान रही हो। तो रिया बोली, अच्छा, आप मेरी दादी हो, लेकिन मम्मी पापा ने तो पहले मुझे कभी नहीं बताया कि मेरी कोई दादी भी है। अरे बेटा, जरूर बताया होगा, तुम भूल गई होगी। अच्छा, नहीं बताया तो क्या हुआ, अब तो आपकी दादी आपके साथ है ना। कहते हुए सुमित्रा जी ने उसे गले से चिपका दिया। तो रिया बोली, दादी, पता नहीं क्यों मम्मी आपको गंदा बोलती है, पर आप तो बहुत अच्छी हो। मुझे आपके पास बैठकर बहुत अच्छा लगता है। दादी, मैं आपको यहाँ से कभी नहीं जाने दूंगी, आप हमेशा यहीं रहना मेरे साथ। अब दादी अपनी पोती से क्या कहे। पोती की बातें सुनकर सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। निशब्द होकर सुमित्रा जी भरी
नजरों से बस पोती को निहारती रही। उसकी गोद में बैठते ही ऐसे लगा कि मानो उसका सारा दर्द छूमंतर हो गया। इतने में अचानक सौम्या वहां आ गई और गुस्से से आग बबूला होकर अपनी बेटी को झटके से खींचा और बोली, बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? फिर अपनी बेटी को डांटते हुए कहने लगी, बेटा, इस औरत की बात नहीं सुनना, यह झूठी औरत है। गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं। तुम इससे दूर ही रहना। कहते हुए सौम्या रिया को अंदर लेकर चली गई और अंदर जाकर अजय पर बरसते हुए बोली, यह बुढ़िया आखिर कब तक हमारे घर में पड़ी रहेगी? तुम इसे या तो गांव छोड़ो या किसी वृद्धाश्रम में भेज दो। तुमने तो कहा था तुमने पूरी प्लानिंग कर रखी है, तो क्या हुआ तुम्हारे प्लान का? इस बात को लेकर अजय रोज अपनी माँ को कुछ न कुछ सुनाता रहता। उसे अपनी माँ का दर्द बिल्कुल नहीं दिख रहा था तो केवल समाज जिसे दिखाने के लिए उसने अपनी माँ को इस घर में जगह दी थी। अपने बेटे बहू का ऐसा रूप देखकर सुमित्रा जी अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बेटा ऐसा निकलेगा। जिस पिता ने उसके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, उसने उसी पिता की जान ले ली। माँ को अब अपने बेटे से कोई उम्मीद नहीं थी। बेटा तो पहले ही पराया हो चुका था। पति के जाने के दुख और बेटे के तिरस्कार की वजह से सुमित्रा जी अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह उस रात केवल पानी पीकर ही सो गई। सुबह होते ही सौम्या चाय के लिए शोर मचाने लगी, लेकिन बहुत देर तक जब कोई आवाज नहीं आई तो सौम्या गुस्से से सुमित्रा जी के कमरे की तरफ गई और जाकर जोर से चिल्लाने लगी, ए बुढ़िया, अभी तक सो रही है? सारा काम कौन करेगा? सौम्या के बहुत चिल्लाने पर भी जब सुमित्रा जी नहीं उठी तो वह उनके पास जाकर उन्हें हिलाने लगी, किंतु उनकी सांसें तो अब बंद हो चुकी थी। सौम्या जोर जोर से चिल्लाकर अजय को बुलाने लगी। उसकी आवाज सुनकर अजय दौड़ कर आया और माँ को मृत अवस्था में पाकर अचंभित रह गया। पहले पिताजी और अब माँ भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। आज पता नहीं क्यों माँ की लाश को देखकर अजय जोर जोर से रोने लगा। आज उसे अपनी गलती का आभास हुआ। यह मैंने क्या कर दिया? लेकिन जीते जी तो उसने कभी अपने माँ बाप को कोई सुख से पानी तक भी नहीं पीने दिया, तो आज उनके जाने के बाद बताने से क्या होगा? कितने भी जन्म ले लो पर माता पिता का कर्ज कभी नहीं चुका पाओगे। सब कुछ मिलता है जीवन में, पर दोबारा माता पिता कहाँ से पाओगे? अब अजय पछतावे की आग में जल रहा था कि काश अगर वह अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने माता पिता का तिरस्कार नहीं करता, काश उन्हें गांव नहीं भेजा होता, काश उन्हें वापस ही ले आता, काश काश। अब अजय के पास काश के अलावा कुछ नहीं बचा था। अब इसी पछतावे के साथ उसे पूरी उम्र गुजारनी पड़ेगी। हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छे संस्कार ही देते हैं और संतान भी यह भली भांति समझती है कि उसके माता पिता ने उसे एक बेहतर जीवन देने के लिए स्वयं को भुलाकर अपना सब त्याग किया है। किंतु जिसे जैसे बच्चे समझदारी की दुनिया में कदम रखते हैं, अपने माता पिता का किसी भी बात पर उनका रोक टोक करना बेतुकी लगने लगता है। माता पिता की हर बात पर वह तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। माता पिता तो सदैव अपने संतान का भला ही चाहते हैं, किंतु वह उनकी इस चिंता को बंधन समझता है और ऐसी समस्याएं अक्सर संतान के विवाह के बाद ही दिखाई देती है और सारा दोष पराए घर से आई हुई बहू को दिया जाता है। पर दोस्तों, अपने माता पिता के प्रति फर्ज निभाना क्या एक बेटे का होता है या एक बहू का? समाज के हिसाब से देखा जाए तो विवाह के बाद यह सारी जिम्मेदारी एक बहू की हो जाती है, किंतु मेरे विचार से एक बेटा यदि माता पिता के दिए हुए संस्कार और उनके प्रति अपना फर्ज जिंदगी भर याद रखे तो किसी भी कारण से वह अपने माता पिता को बेघर नहीं कर सकता, क्योंकि बहू तो पराए घर से आई है, किंतु उसके माता पिता ने तो उसे जन्म दिया है।
वह उनका अंश है, तो जिम्मेदारी भी तो सबसे अधिक एक बेटे की ही बनती है। और बेटा चाहे तो बहू की हिम्मत भी नहीं है कि उसके रहते हुए उसकी पत्नी उसके माता पिता को कुछ भी कह दे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।